हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसमें हम जानेंगे जो भी हमारे मन में सवाल होंगे, आज उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएंगे। इजराइल फिलिस्तीन से लेकर यहाँ तक हिजबुल्लाह तक कि क्या है इनकी, मतलब कैसे कैसे इनका गठन हुआ। और ये जो अभी ये सिविल वार, ये जो वार जैसी कंडीशन बनी हुई है थोड़े दिन पहले से, मतलब साल भर से हमास और इसराइल के बीच में, और अभी हिजबुल्लाह लेबनान और इसराइल के बीच में जो दिन प्रतिदिन आए दिन जो हमले चल रहे हैं और युद्ध जैसी कंडीशन बनी हुई है। और अगर युद्ध होता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं, तो इस वीडियो में हम बहुत सारी क्योरीज, मतलब शुरू से ले बेसिक से लेकर आज तक आएंगे। तो इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे तो फिलिस्तीन से इजराइल का उदय कैसे हुआ, इजराइल कैसे बना, इजराइल का गठन कैसे हुआ। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इजराइल के और फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य संघर्ष, कि इनके बीच में जो संघर्ष, जो युद्ध चलते रहते हैं, इनके रीजंस क्या हैं, क्यों इनके मध्य युद्ध होते हैं, संघर्ष मतलब क्यों बना हुआ है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम हमास क्या है, हमास जो आतंकवादी संगठन है वो कैसे बना, इसकी भूमिका क्या रहती है युद्ध में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह क्या है, इसका गठन कैसे हुआ और ये किस उद्देश्य से बना है, क्या करता है। और अभी जो इसराइल का लेबनान व हिजबुल्लाह से जो संघर्ष चल रहा है उसके पीछे के रीजन जानेंगे, क्यों चल रहा है। और वर्तमान में क्या, ये तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे क्या कंडीशन चल रही है। भारत और अमेरिका और वहीं ईरान का इनके मध्य क्या दृष्टिकोण है, कि अ, अमेरिका इसको लेके क्या सोचता है, जो मिडिल ईस्ट के ये जो राज्य हैं, ये जो देश हैं, इनके मध्य ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो संघर्ष चल रहा है, इनको लेके अमेरिका का, भारत का और ईरान का क्या स्टैंड है। और अगर युद्ध होता है, जो कंडीशन अभी बनी हुई है, तो अगर अगर युद्ध होता है तो भारत पर और विश्व की इकोनॉमी या विश्व पर अगर युद्ध होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक युद्ध तो हो रहा था। इसके अलावा अगर लेबनान और हिजबुल्लाह से भी अगर ये युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो इससे भारत की और विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये सारे डायमेंशन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी सवाल नहीं रहेगा इसके अलावा, मतलब जो भी स्टार्ट चाहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके और राइट नाउ करंट स्थिति तक हमको आना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी पहली क्योरी से, कि इजराइल का उदय, कि इजराइल का उदय कैसा हुआ। इजराइल का उदय, पहले हम मैप की बात करें, कुछ मैप वगैरह देख ले तो ये इजराइल का मैप है, वो फ्लैग है। इसके अलावा ये जो मैप में दिख रहा होगा, ये जो मैप दिख रहा है, ये सारा इजराइल ये इजराइल है। अभी इसके बारे में जानेंगे कि ये चार मैप अलग अलग क्यों हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। ये इजराइल है जिसके बीच में फिलिस्तीन के कुछ पार्ट्स हैं, तो ये इजराइल और फिलिस्तीन का मैप। ये फ्लैग फिलिस्तीन का, ये इजराइल का। ये इजराइल के कुछ जो डिवाइड, इसराइल को कुछ बटा हुआ पार्ट, जैसे वेस्ट बैंक में, गाजा स्ट्रिप में, जहाँ फिलिस्तीन रहता है। तो हम इजराइल के उदय की बात कर लेते हैं, फिर मैप और भी अच्छे से समझ में आएंगे हमें। तो चूँकि बेसिक्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखते हैं, चूँकि 19वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदियों का फिलिस्तीन तत्कालीन जो मतलब 19वीं सदी में जो ये, पहले फिलिस्तीन 100% था, मतलब इसराइल का कोई अस्तित्व नहीं था, एक राष्ट्र था फिलिस्तीन जिसमें यहूदी और अरब रहते थे। यहूदी लोग और अरब लोग, और इसके अलावा ईसाई और इस्लाम भी इसमें रहते थे। और ये ओटोमन साम्राज्य का प्रवासन, ओटोमन साम्राज्य का मतलब 19वीं सदी तक क्या था, ओटोमन साम्राज्य का उस पर अस्तित्व था, मतलब उस पर राज्य करता था। उसके बाद में क्या होता है कि यहूदी जो है ना, वो अलग अरबों से अलग राष्ट्र की मांग करने लग जाते हैं, और इसको लेके एक आंदोलन चलाते हैं, जॉयनिज्म आंदोलन चलाते हैं। जिसका मतलब क्या होता है, जॉयनिज्म मतलब होता है मतलब यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग करते हैं इस आंदोलन के माध्यम से। तो थियोडोर हर्जल द्वारा 1897 में जायनिज्म आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कराना, मतलब जैसे हमारे देश में आंदोलन चले थे, भारत छोड़ो वगैरह, उसी तरीके से जॉयनिज्म आंदोलन यहूदियों का आंदोलन था, कि हम अरब से अलग एक देश, हम देश चाहते हैं, अलग राष्ट्र चाहते हैं यहूदियों का। तो इसके बाद क्या होता है, 1917 की बात आती है। 1917 में जो एक समझौता होता है, बेलफोर घोषणा, ये किस किस के मध्य, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना का समर्थन किया। अब यहाँ पे ब्रिटेन कैसे, ब्रिटेन मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें 1917 तक किसका, उसमें उस्मानी उस्मानी साम्राज्य का, इस पर
मतलब साम्राज्य था, उस्मानी साम्राज्य का राज्य करता था इस पे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें ये इनको हार का सामना करना पड़ा, और इसको ये जो फिलिस्तीन था इसको सौंप दिया गया किसको, ब्रिटिश को। तो चूंकि यहूदियों ने संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि हमें इजराइल चाहिए अलग से, मतलब अलग एक राष्ट्र चाहिए यहूदियों का, इसलिए जो 1917 की बात है, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना के लिए समर्थन किया, मतलब अपना मत रखा था, मतलब स्थापना नहीं की थी कि समर्थन किया था कि एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। फिर 1920 और 1947 तक की बात करें, इसके बाद 1920 से लेकर 1947 तक क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार आया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था, यहाँ यहूदियों एवं अरबों के बीच में संघर्ष और बढ़ने लग गया, और सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुका था इस बीच में 1947 से पहले। तो ये जो संघर्ष था ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था यहूदियों के बीच में और अरबों के बीच में। अब 1947 में क्या होता है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो संयुक्त राष्ट्र का मतलब संयुक्त राष्ट्र ने क्या 1947 में भी यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र के मतलब फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव रखा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरब राज्य के में राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन क्या था, जो अरब देश इसमें जो फिलिस्तीन में जो रहते थे, जो अरब जो देश थे, उन्होंने इसका विरोध किया। अरब देश कैसे, जैसे इनके पड़ोसी देश जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, ईरान, ये जो देश थे, इन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इनका विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर होती है उसके बाद में आता है 1948 को क्या होता है, 14 मई 1948 को यूएन के द्वारा ये जो इजराइल का गठन कर दिया जाता है, मतलब यहूदियों के लिए एक अलग राज्य की स्थापना, अलग देश की स्थापना कर दी जाती है 14 मई 1948 को, सॉरी। और इजराइल ने भी घोषणा कर दी कि उनकी एक स्वतंत्र सेना होगी, स्वतंत्र देश होगी। अब जैसे ही ये घोषणा होती है उसके तुरंत बाद से ही अरब देशों के साथ इजराइल के साथ क्या करने लग जाते हैं, युद्ध। अब ये अरब देश इजराइल के साथ युद्ध क्यों, क्योंकि ये पहले से विरोध कर रहे थे कि इनको फिलिस्तीन और इजराइल को अलग मत करो, क्योंकि विरोध में थे। चूंकि यूएन ने क्या कर दिया, इनको अलग कर दिया, इजराइल स्वतंत्र। तो ये देश जो इनके पड़ोसी थे, जैसे ये अगर इजराइल था तो इधर लेबनान था इसका पड़ोसी, इधर इजिप्ट की सीमा लगती थी, इधर जॉर्डन की और सीरिया की, जॉर्डन और सीरिया की इस पे सीमा लगती थी, मतलब 4 देशों की सीमा लगती, इधर था मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो अरब देश थे, इन्होंने क्या कर दिया, इजराइल पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही इजराइल स्वतंत्र हुआ, मतलब इजराइल की स्थापना हुई, तो इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद अरब देशों ने हमला किया, लेकिन इजराइल क्या रहा, विजयी रहा और अपना क्षेत्र और बढ़ा लिया। जैसे इजराइल था, उसने अपना क्षेत्र, जैसे ये इजराइल था, इसने युद्ध में जीत के अपना अपना क्षेत्र थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लिया सभी से, क्योंकि ये विजयी रहा। उसके बाद क्या होता है, लगभग 6 से 7 लाख जो अरब थे, उन मतलब उनका पुनर्वास हुआ, यहूदियों का भी प्रवास हुआ अलग अलग देशों से। जो यहूदी थे अब इजराइल में आकर रहने लगे, क्योंकि उनका यहूदियों का एक स्पेशल राज्य बन चुका था। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया नकबा। ये जो प्रवास किया, ये जो प्रवास हुआ था 6 से 7 लाख जो यहूदियों का, अरबों का, उनको बोला गया, इस प्रवास को बोला गया नकबा के नाम से जाना गया, जो लोग घरों से बेघर हो चुके थे। इसके बाद अब यहाँ तक होता है कि 1948 में क्या होता है, फिलिस्तीन से इजराइल का गठन हो जाता है। चूंकि हम मैप में देखिए ये किस बेस पे था। अब फिलिस्तीन और इसके बीच में, इजराइल के बीच में संघर्ष पड़ना है, क्योंकि पहले ऐसे पूरा फिलिस्तीन था, ये पूरा फिलिस्तीन था। पेन चेंज कर ले एक सेकेंड। ये पूरा फिलिस्तीन था। ये बात है 1946 की थी। 1947 में जब यूएन ने प्लान किया था, मतलब कि अलग नहीं किया था, तब ये पार्ट दिख रहा है, इसको बना दिया गया था। इसको बनाने की सोची थी कि ये फिलिस्तीन रहेगा, ये भी फिलिस्तीन, और ये बीच में जो वाइट कलर दिख रहा है ये रहेगा इजराइल। फिलिस्तीन थोड़ा लेबनान की तरफ भी रहने वाला था। 1948 में विभाजन हो गया, ये ऐसे ऐसे डिवाइडेशन हो चुकी। फिर बाद में संघर्ष स्टार्ट हो गया देशों के मध्य, विभिन्न देशों ने इजराइल पर हमला किया, फिलिस्तीन ने भी। तो हम जैसे जैसे आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, मतलब अलग अलग देशों के साथ। तो इसमें जो इजराइल था वो विजय रहा था। तो इजराइल ने क्या किया, मतलब ये जो लेबनान था, देखो इधर से फिलिस्तीन जो था इस पर कब्जा कर लिया। इधर ये ऊपर उत्तर की साइड में जो फिलिस्तीन था उस पर कब्जा कर लिया। और इसके अलावा जो ये जेरूसलम, इसको जेरूसलम बोलते हैं, जेरूसलम वाला पार्ट था फिलिस्तीन का, उसका भी बहुत ज़्यादा हिस्सा
इसराइल ने जीत लिया, मतलब 1967 की बात है। वहीं 2010 तक की बात करें तो चूंकि ये संघर्ष बढ़ता रहा, युद्ध होते रहे, इसराइल जीतता रहा। अभी ये जो कुछ पार्ट्स बताया, बस इसको वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं और इसको गाजा पट्टी के नाम से जो फिलिस्तीन का रहा है। क्योंकि ये देखो इधर देखते हैं, अब अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि ये वेस्ट बैंक है, जहाँ पर PLO मतलब फिलिस्तीन का इस पर साम्राज्य, मतलब फिलिस्तीन, और यहीं गाजा पट्टी पर भी फिलिस्तीन। लेकिन गाजा पट्टी पर क्या है, हमास नाम के जो आतंकवादी संगठन है, जिसको वहाँ के लोग तो मानते हैं कि ये इस्लामी प्रतिरोध, मतलब कि यहूदियों से मतलब इनकी रक्षा करता है, इनके देश की। तो ये इस्लाम और UN यूरोप जैसे संगठन इस्लाम को आतंकी संगठन मान, ये बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, हम जानेंगे एक एक की पॉइंट, मतलब कि कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला। तो अभी जो वेस्ट बैंक और ये जो गाजा पट्टी है, इसमें फिलिस्तीन का अधिकार है, और ये जो शेष बचा हुआ है भाग है, ये जो शेष बचा हुआ, ये सफ़ेद पूरा दिख रहा है, इस पे जो शासन है वो इसराइल का है। ये फ्लैग है दोनों के। तो अब हम पढ़ते हैं इनके कन्फ्लिक्ट, मतलब दोनों के मध्य जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो कैसे हुआ, कब कब हुआ और क्या क्या रीजंस थे। क्योंकि 19 हमने अब तक पढ़ा कि जो 1948 थी, उसमें 14 मई 1948 को इसराइल ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। उसके बाद तुरंत युद्ध हुआ, अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया इसराइल पे, और चूंकि इसराइल विजयी रहा, क्योंकि इसराइल क्या रहा, विजयी रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में संघर्ष कब कब कैसे कैसे, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसके अभी भी चल रहा है। एक ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का जो संघर्ष था, एक जटिल एवं दशकों पुराना विवाद है, जो भूमि के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस संघर्ष में हमास की भूमिका हाल ही के वर्षों में महत्वपूर्ण हो चुकी है, खासकर गाजा पट्टी के संदर्भ में। आइए इस संघर्ष को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। अब एक एक पॉइंट वाइज समझते हैं कि चूंकि यहाँ तक ये देखा था कि हमने 1948 में क्या था, इसराइल की स्थापना हुई और पहला युद्ध हुआ। पहला युद्ध किसके साथ हुआ था, जो अरब देश थे, मतलब जो पड़ोसी देश थे, जो अरब देश थे ईसाई, जिसमें जॉर्डन है, मिस्र है, सीरिया है, लेबनान, और इसके अलावा इराक भी इसमें शामिल था। इसने क्या कर दिया, इसराइल पर हमला कर दिया था, और विजय कौन रहा था, इसमें इसराइल विजयी रहा था, और इसके विभाजन की योजनाओं से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मतलब इसने इन देशों की, चूंकि जीत के इन देशों के क्षेत्रों पर भी इसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ये कन्फ्लिक्ट का पहला रीजन था। इसके अलावा फिर इसके बाद क्या होता है, दोबारा से 1956 में, 1967 में, 1973 में अलग अलग फिर से इन अरब देशों के साथ इसराइल का युद्ध होता है। 1956 में क्या होता है, इसराइल ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मतलब जो इजिप्ट जो था, मतलब कि ये जो इसराइल था ऐसे, और इससे यहाँ जो सीमा मिल रही थी इजिप्ट की, तो इसके खिलाफ मिल के इसराइल ने, ब्रिटेन और फ्रांस ने इजिप्ट के खिलाफ युद्ध हुआ। वहीं 1967 में जो युद्ध हुआ था उसको 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जानते, जो कि एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था उस टाइम पे। जो इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी एवं पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स व सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। मतलब कि जो गाजा पट्टी फिलिस्तीन की बनी हुई थी, जैसे हमने देखा था कि इसराइल था, इसराइल के ये पार्ट था, यहाँ पे थोड़ा गाजा पट्टी का ये जो यरूशलेम था, यरूशलेम, और जिसको वेस्ट बैंक और यरूशलेम, ये जो साथ यरूशलेम, ये एक यरूशलेम की बात करें तो एक पवित्र स्थान था, जिसको इसराइल ने अपनी राजधानी घोषित कर दिया था 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में जीतने के बाद, जिसको फिलिस्तीनी लोग नहीं मानते, लेकिन उसने अपनी राजधानी यरूशलेम को घोषित कर दिया था। वहीं गोलान हाइट्स, सिनोई प्रायद्वीप पर भी इसराइल का क्या हो गया, कब्जा हो गया था 6 दिवसीय युद्ध के बाद। ये 6 दिवसीय युद्ध हुआ था 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। इस बीच क्या होता है, PLO की गठन हो जाता है। PLO क्या होता है, PLO होता है फिलिस्तीन मुक्ति संघ, फिलिस्तीन मुक्ति संघ एवं संगठन। PLO का गठन हो जाता है फिलिस्तीन में। PLO है क्या, PLO के बारे में जानकारी ले कि PLO क्या है। ये है यासिर अराकात के नेतृत्व में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से फिलिस्तीन की मुक्ति करना। फिलिस्तीन की मुक्ति किससे, क्योंकि इसराइल का कब्जा होता जा रहा था, और इसराइल से फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए एक ये संगठन बना था, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नाम से जाना गया। क्योंकि एक राजनीतिक संगठन भी जो आगे जाके राजनीतिक संगठन भी उभरा, जिसने 1970-80 के दशक में PLO जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है और इसराइल के बीच में कई संघर्ष हुए 70 से 80 के, मतलब 70 वाला जो दशक था, कई संघर्ष हुए इनके बीच में। PLO मतलब जो फिलिस्तीन की तरफ से जो संगठन बना था वो, और इसराइल के मध्य बहुत से संघर्ष हुए। PLO ने फिलिस्तीन
फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की भी कोशिश की थी कि अंतर्राष्ट्रीय जो और भी देश हैं उनका समर्थन करें। इसके बाद में क्या होता है, हमास हमास कहा जाता है, हमास की स्थापना होती है। ये जो हमास है उसकी लोगो है, मतलब उसका जो एक हमास का एक चिन्ह है। हमास की स्थापना की बात करें तो हमास की स्थापना आती है 1987 में, 1987 में। ये पीएलओ के अपोजिट आ जाता है, मतलब पीएलओ कुछ पहले संघर्ष, लेकिन बाद में वो चाहता था कि इजराइल से शांतिपूर्ण समझौते से बात की जाए। जबकि ये जो हमास था ना, ये जो क्या था, फिलिस्तीनी इस्लामिक संगठन, फिलिस्तीन का इस्लामिक संगठन हमास की स्थापना गाजा पट्टी में हुई थी। गाजा पट्टी, ये जो इधर वाला पार्ट था, मतलब कि ये इजिप्ट से लगता हुआ जो पार्ट गाजा पट्टी, चूँकि इजिप्ट से होते हुए इनको जो ईरान है और जो सीरिया है उनसे हाँ इनका समर्थन करता है, और हथियारों की पूर्ति इजिप्ट से होता हुआ इसमें हथियार पहुंचा देते हैं। तो ये इजिप्ट से मतलब गाजा पट्टी में इसकी स्थापना होती है। यह संगठन इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर फिलिस्तीन को स्वतंत्र करने, इजराइल को ख़त्म करने का पक्षधर था। मतलब ये इजराइल को मानता ही नहीं था, ये इजराइल को ये मानता था कि ये यहूदी जो जायोनी जो आंदोलन है ना, ये वो है, मतलब कि इसको मान्यता नहीं देता था, हमास नहीं मानता था इसको। और पहली इंतिफादा का मतलब होता है कि हमास ने इस विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। मतलब इजराइल के साथ जो पहली बार जो संघर्ष हुआ था उसमें इसमें फिलिस्तीनी जनता इजराइल कब्जे के खिलाफ विद्रोह किया था। फिलिस्तीनी जनता इनके साथ में ली हुई थी, ताकि उनको भी लगता था कि इजराइल का उन पर अत्याचार हो रहा है, मतलब इजराइल का उन पर कब्जा है। वहीं हमास के बारे में कुछ और जानकारी ले तो हमास का पूरा नाम क्या होना, हमास का जो पूरा नाम था वो था हमास का पूरा नाम था हरकत अल मुकावमा। हलकत अल मुकावमा हमास का पूरा नाम था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस्लाम विरोधी आंदोलन, इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। मतलब इस्लाम को बचाने के लिए जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है उसको हरकत अल मुकावला मुकावमा, जो हमास का पूरा नाम था। और हमास किसका किसका जो मुस्लिम ब्रदरहुड था ना उससे जुड़ा हुआ संगठन था। अब ये क्या है, ये होता है इस्लामी सामाजिक राजनीतिक संगठन है, इस्लाम का एक संगठन है जो सोशल एवं पॉलिटिकल जो संगठन है उससे जुड़ा हुआ ये संगठन था हमास। और ये क्या, इसका एक चार्टर, मतलब इनका भी एक रूल रेगुलेशन था। ये चाहते थे कि इजराइल का जो अस्तित्व है ना उसको ही नकार देते थे, ये नहीं मानते थे इजराइल को। इसके बाद आता है ओस्लो शांति समझौता। हम पढ़ रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट के जो रीजन थे, क्योंकि पहले पीएलओ आया, जो फिलिस्तीन और क्या नाम इजराइल जो है उसके बीच में, पहले हम इजराइल की स्थापना के बाद में काफ़ी सारे संघर्ष हुए, अरब देशों ने भी युद्ध किया, अरब इजराइल देशों के मध्य युद्ध देखा। उसके बाद पीएलओ आ गया, पीएलओ गठन हुआ 1964 में। फिर हमास की स्थापना हो गई, हमास मतलब 1987 में, मतलब इजराइल के खिलाफ संघर्ष करने लड़ने के लिए। इसके बाद ओस्लो शांति समझौता हुआ। ओस्लो शांति समझौता क्या था, ये 1993 में हुआ, 1993 में हुआ। इसका इसका उद्देश्य क्या था, ये था इजराइल एवं पीएलओ, इजराइल और पीएलओ मतलब जो फिलिस्तीनी मुक्ति जो संगठन था उसके बीच में शांति वार्ता शुरू हुई। क्योंकि मैंने बताया था कि पीएलओ शांति के साथ वो चाहता था कि शांति बनी रहे फिलिस्तीन और इजराइल में, और शांति से समझौता करे। और ये ओस्लो शांति समझौता इसी का एक रूप था। 1993 में हमास ने ओस्लो समझौते का विरोध किया और इसे फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के खिलाफ समझा। जबकि मैंने बोला था कि जो दूसरी विंग थी फिलिस्तीन की जिसको हमास बोलते हैं, जो गाजा पट्टी में जिसने कब्जा कर लिया था, और ये इसके विरोध में थी, ये शांति नहीं चाहता, ये इजराइल के अस्तित्व को ही नकारता था कि इजराइल होना ही नहीं चाहिए, और फिलिस्तीन स्वतंत्रता के खिलाफ समझता था इसको। तो ये समझौता मतलब इतना समझौता क्या रहा, नाकाम रहा, चूँकि जो हमास था इसने इस समझौते का क्या किया, विरोध किया। जो इसके बाद आता है हमास और गाजा पट्टी। 2006 में चुनाव हुए। चूँकि मैंने ये हमास था ना जो खुद को ऐसे शो करता था, मतलब ये एक आतंकवादी संगठन, इसको बहुत से देश जैसे अमेरिका हो गया, यूएन हो गया, कनाडा हो गया, और ये क्या मानते, इसको आतंकवादी संगठन मानते थे। और वहाँ के जो फिलिस्तीन के लोग, ईरान, इराक, सीरिया, ये मानते थे कि ये फिलिस्तीनियों का संरक्षक है। 2006 में चुनाव हुए तो इन्होंने है ना संसदीय चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की थी, और गाजा पट्टी पर इनका पूर्णतः नियंत्रण हो गया। अब वहाँ पे पहले पीएलओ थी, पीएलओ मतलब जो मुक्ति संगठन था फिलिस्तीन की, उसकी जगह पे क्या हो गया, चुनाव जीतने के बाद हमास का। अब उसके बाद से क्या होता है, 2007 में हमास और फतह, पीएलओ का हिस्सा एक पार्ट है फतह, के बीच सत्ता संघर्ष के बाद हमास ने गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया।
2007 में जो गाजा पट्टी थी उस पर अब क्या है, अब वर्तमान में देखें तो गाजा पट्टी पर किसका, हमास का नियंत्रण है। हमास क्या है, एक आतंकवादी संगठन मानते हैं इसको। इसके बाद आता है इजराइल हमास संघर्ष, क्योंकि अब जो हमास था उसने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। अब गाजा पट्टी पर कब्जा करने के बाद इसने इजराइल के ऊपर हमले करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अभी पिछले जो 7 अक्टूबर 2023 लगभग 1 साल होने को है, और 1 साल से जो वार चल रहा है वो उसका कारण भी यही था कि जो हमास था उसने इजराइल पर हमले किए थे। उसमें बहुत से लोगों के अभी तक जान जा चुके हैं, हज़ारों लोगों के कई बेघर हो चुके हैं, कई मासूम बच्चों की, कई महिलाओं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे करंटली। अभी तो हम जानते हैं क्योंकि गाजा युद्ध 2007 में गाजा पे कब्जा हो गया हमास का। उसके बाद में 2008, 2012, 2014 में भी, 2021 और यहाँ तक अब 2024 में 23 से स्टार्ट हो रखा है 24 तक इजराइल के बीच कई बार संघर्ष हुए हैं, भारी जनहानि हुई है। हमास ने इजराइल पर, मतलब हमास ने जो एक गाजा पट्टी में एक छोटा सा स्टेट और एक इजराइल के ऊपर क्या करता है, ये रोकेट से हमला करता है, जबकि इजराइल भी जवाबी कार्यवाही में गाजा में हवाई का कार्यवाही करता है, हवाई हमले करता है, जिससे बहुत से लोगों की जो बेकसूर लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी भी जानें चली जाती हैं। इसमें इजराइल ने गाजा की नाकेबंदी की और हमास के हथियारों की आपूर्ति में कटौती हो सके। लेकिन होता क्या है, जो हमास जो है गाजा पट्टी जो इजिप्ट से लगती हुई है, और इजिप्ट से लगती हुई है तो इजिप्ट से होते हुए इराक हो गया, ईरान हो गया, सीरिया, इनसे इनको जो वित्तीय सहायता मिल जाती है, हथियार इनसे सप्लाई हो जाते हैं, हथियारों का समर्थन। इसके अलावा कतर भी इसका समर्थन करता है। तो हालिया घटनाक्रम, इसके बाद जो नेक्स्ट है, अभी करंटली में क्या चल रहा है, करंटली में तनाव में वृद्धि के कारण हाल ही के वर्षों में गाजा पट्टी में इजराइल के बीच संघर्ष और भी तेज हो चुका है, तेज हो गया, मतलब जो 7 अक्टूबर 2023 जो था उससे इनके मध्य युद्ध चल रहा है रेगुलर, हमास और इजराइल के मध्य बहुत सारे लोगों की, इसी की वजह से बहुत सारे लोगों की और अनस्टेबिलिटी बनी हुई है देश पूर्वी ईस्ट में, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के जो स्टेट हैं, कंट्रीज़ हैं। हमास इजराइल पर लगातार रॉकेट से हमला करता है, जबकि इजराइल कार्यवाही में ये हमने देखा गाजा पर हमले करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने संघर्ष को खत्म करने एवं शांति वार्ताओं की अपील की है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी के कारण कोई स्थायी समाधान निकल ही नहीं रहा। चूंकि हमास तो अस्तित्व मानता नहीं इजराइल का, तो शांति के लिए कई जो विश्व के स्तर पर अनेक देशों ने प्रयास किया है, लेकिन अभी तक भी ये संघर्ष जारी है। क्योंकि अब तो हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष और शिफ्ट हो गया, मतलब दक्षिण में तो हो गया हमास के साथ इजराइल का संघर्ष, और उत्तर के साइड में हिजबुल्लाह, लेबनान, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। तो वहीं से संघर्ष, जो कि अब हमास के बारे में और जान ले कि हमास के बारे में कुछ और, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में करंट टेक, मतलब 2023-24 तक जो इनके बीच में जो संघर्ष था, उनके रीजन क्या क्या थे, हमने सभी पॉइंट्स देखे। अब हमास के बारे में कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ लेते हैं, कुछ जान चुकी। इसको आतंकवादी समूह इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, कई यूरोपीय यूनियन जैसे देश, कनाडा हो गया, तो ये क्या करते हैं, इसको आतंकवादी संगठन मानते हैं। जबकि ये क्या है, गाजा पर नियंत्रण कर रखा है इसने, गाजा पट्टी पर पूर्णतः नियंत्रण। हमने देखा 2007 में इसने चुनाव जीतने के बाद पीएलओ से संघर्ष हुआ इसका, पीएलओ जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन था उससे इसका संघर्ष हुआ, और इसने गाजा पर 2007 में पूर्णतः नियंत्रण कर लिया। इसके बाद में सैन्य में राजनीतिक दोनों भूमिका है, क्योंकि हमास फिलिस्तीनी राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब हमास है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों की हेल्प भी करता है, मतलब जो राजनेता, जो सरकार जिस तरीके से चलाते हैं वैसे उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधाएं, और भी जैसे और भी जो सारी सरकार जो सुविधाएं करती है, वो एक संगठन हमास का एक काम राजनीतिक है, तो दूसरी ओर ये इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को भी बढ़ावा देता है। तो ये हमने जाना कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कन्फ्लिक्ट क्या था, और उसमें हमास का उदय कैसे हुआ, क्या इसके उद्देश्य थे हमास के, और वर्तमान तक ये जो युद्ध चल रहा है इसके रीजंस क्या थे। ये रीजंस यही थे कि जो इजराइल पहले फिलिस्तीन का डिवाइडेशन के बाद में इसका मेन रीज़न ये था, फिलिस्तीन का डिवाइडेशन हुआ तो, और अरबों देशों ने इजराइल पर युद्ध किया, तो इजराइल क्या हुआ, इजराइल पे पहले युद्ध करते और इजराइल जीतता गया, फिलिस्तीन के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो जो फिलिस्तीन के जो अरब लोग थे, अरबी लोग, ईसाई जो इस्लामिक लोग थे,
उन्होंने क्या किया, वे समझते थे इजराइल को अस्तित्व नहीं मानते थे, इजराइल का अस्तित्व नहीं मानते, इसके कारण वे अलग होना चाहते थे या फिर इजराइल को ख़त्म करने के उद्देश्य से। इसी के चलते PLO बना, जो कि शांति संगठन था फिलिस्तीन का। दूसरा गाज़ा में हमास का उदय हुआ, जिसने चुनावों में जीत के 2007 में गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया और इजराइल पर लगातार हमले करता है, जो कि अभी तक भी ये संघर्ष बना हुआ है। तो ये हमने जाना। अब हम जानेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला वो रहेगा कि क्योंकि हमने दक्षिण में पढ़ा, हमास के बारे में पढ़ा, फिलिस्तीन के बारे में पढ़ा और इजराइल के बारे में। अब उत्तर की साइड में आते हैं। उत्तर की साइड में क्या है, उत्तर की साइड में इजराइल के लेबनान एक संप्रभु राष्ट्र है, जो देश है, जो अभी आर्थिक मंदी से, राजनीतिक मंदी से इससे गुजर रहा है। तो वहाँ लेबनान और इजराइल का क्या संबंध है, और वहाँ हिजबुल्ला जो संगठन बना हुआ है उसका क्या रोल है, अब हम ये जानेंगे। जो कि इस मैप में देखें तो ये लेबनान है, इसकी कैपिटल बेरूत है, बेरूत लेबनान की राजधानी है। और ये वेस्ट बैंक, मतलब ये जेरूसलम तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये इजराइल का पार्ट हो गया। अब ये जो इस पार्ट है ना, इस पार्ट में मिलेंगे आपको क्या, हिजबुल्ला जो संगठन। अब ये क्यों बना, कैसे बना, ये इस पार्ट में हम देखेंगे। इस पार्ट में हम अब इस आगे हम देखते हैं कि क्या है इजराइल, लेबनान एवं हिजबुल्ला के बीच संघर्ष के रीजंस क्या क्या हैं। एक तो क्षेत्रीय रीजन हो चुके, सीमाएं टच होती हैं तो क्षेत्रीय रीजन हो गए। इसके अलावा पॉलिटिकल रीजंस, धार्मिक रीजंस भी जुड़े हुए हैं। हिजबुल्ला लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। हिजबुल्ला क्या है, लेबनान में स्थित है एक शिया इस्लामिक चरमपंथी संगठन, मतलब एक चरम शिया मुस्लिम है, चूंकि मुसलमान लेबनान में दो, एक तो सुन्नी हो गए, एक शिया हो गए। जो शिया मुसलमानों का एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है, चरमपंथी मतलब जो संघर्ष करता है, इसका इजराइल के साथ दशकों पुराना वाद विवाद रहा है। मतलब ये चाहता है कि जो कि लेबनान में भी फिलिस्तीन पहले PLO रहा था, PLO के बाद में चूंकि इजराइल का कुछ कब्जा था, तो ये भी उसको इजराइल से इसका विवाद था। ये सियाओं का जो समूह था, सिया जो मुस्लिम थे, उनका एक चरमपंथी संगठन। अब हिजबुल्ला की स्थापना की, हिजबुल्ला के बारे में देखें तो ये इनकी फ्लैग हो गए, ये हिजबुल्ला के लीडर। 1982 की बात है, मतलब 1982 में इजराइल का लेबनान पर आक्रमण होता है। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में जो PLO फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के ठिकानों को खत्म करने, क्योंकि जो PLO छुपे हुए, मतलब लेबनान में छुपे हुए, पहले वे जॉर्डन के गए थे, PLO जॉर्डन में भी थे, लेकिन जॉर्डन से उनको भगा दिया गया, एक जो कुछ संघर्ष चला, और उसके बाद में ये शिफ्ट हो गए लेबनान के दक्षिण लेबनान में, मतलब जो इजराइल से लगा हुआ पार्ट था। तो उन ठिकानों को खोजने के लिए, उन PLO को ख़त्म करने के लिए इजराइल ने क्या किया, लेबनान पर हमले किए, मतलब युद्ध हमला किया लेबनान पर। इस युद्ध के बाद दक्षिणी लेबनान में इजराइल का कब्जा हो गया। मैंने अभी पढ़ा है, अभी बोला था कि जो लेबनान हमने जो सीमा पे देखा था, उसके जो दक्षिण जो पार्ट था, ये जो दक्षिण जो पार्ट है, इस दक्षिण पार्ट में इजराइल ने हमला किया था लेबनान पे, तो इसने जीत लिया, मतलब दक्षिण पार्ट में इजराइल का कब्जा हो गया। अब 1982 में, अब इस जो कब्जे वाली ज़मीन थी, इसको मुक्त कराने के लिए 1985 में ईरान के समर्थन से सिया समुदाय ने हिजबुल्ला की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इजराइल के कब्जे के खिलाफ लड़ना था। एक संगठन बन गया सिया मुसलमानों का 1985 में, हिजबुल्ला। इसका उद्देश्य था जो इजराइल है ना, जो इजराइल के कब्जे के खिलाफ लड़ना। क्योंकि अभी यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो ईरान और इजराइल के बीच में क्या संबंध था, ताकि जो कि इजराइल को हिजबुल्ला नाम का संगठन बनाना पड़ा। इसके इजराइल के विरुद्ध क्या चाहता था मतलब ईरान और इजराइल के संबंध कैसे थे, इसके बारे में बात कर ले तो शुरुआती जो दौर था, जब इजराइल का जो गठन हुआ था 1948 के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो संघर्ष थे, मतलब ईरान और इजराइल के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे 1948 के समय पे। वहाँ जो ईरान का जो शासक था उसका नाम था शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो कि डायरेक्टली तो वो ईरान ने मान्यता नहीं दी थी इजराइल को, लेकिन फिर भी एक गुप्त तरीके से पीछे से तेल का व्यापार होता था, सुरक्षा और सहयोग होता था। लेकिन जैसे 1979 मतलब 1979 में
ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति हुई, तो इस्लामिक क्रांति में जो इस्लामी संगठन था, ईरान में इस्लामी संगठन गणराज्य बन गया, ईरान जो था इस्लामी गणराज्य बन गया, और नए लीडर बने आयतुल्लाह खुमैनी। तो इन्होंने क्या कर दिया, इजराइल को क्या कर दिया कि ये क्या है, एक दुश्मन देश घोषित कर दिया, क्योंकि पहले रिलेशन अच्छे थे, बाद में इसने क्या किया, इजराइल को दुश्मन देश घोषित कर दिया। ईरान खुद को फिलिस्तीन का समर्थक बताता, फिलिस्तीन का समर्थक, चूंकि वहां पर क्या इस्लाम के लोग रहते थे, तो फिलिस्तीन का समर्थक बताता, और अरब दुनिया का जो अधिकारों को रक्षक, अरब दुनिया के अधिकारों को रक्षक बताता है ईरान। अब ये करता क्या, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ईरान की भूमिका क्या है। तो ये था हिजबुल्लाह के गठन। हिजबुल्लाह का गठन क्यों हुआ था, हिजबुल्लाह गठन हुआ था जो लेबनान में इजराइल का कब्जा हो गया था, चूंकि पीएलओ की वजह से लेबनान के दक्षिण लेबनान पर इजराइल का कब्जा हो चुका था, और उसको उससे निपटने के लिए एक संगठन बना था जो शिया मुसलमान इस्लामिक संगठन था, इसका नाम हिजबुल्लाह, 1985 में इसका गठन हुआ। अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में संघर्ष का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। 1990 का दशक में हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान से इजराइल के खिलाफ छापामार पहले शुरू किया, मतलब गोरिल्ला जो युद्ध प्रणाली, जैसे छापामारी प्रणाली स्टार्ट किया 1990 में। इजराइल ने इन हमलों का जवाब देते हुए सैन्य कार्रवाई भी की थी। 2000 मतलब 10 साल बाद में इजराइल को लेबनान से हटना पड़ा। मतलब ये इनकी जो छद्म तरीके से युद्ध लड़ रहे थे गोरिल्ला पद्धति से, हिजबुल्लाह जो छिप के इनके ठिकानों पर, इजराइल के ठिकानों पर हमला करते थे। तो 2000 के बाद 2000 में 1982 में कब्जा किया था, 2000 में इजराइल को जो है ना लेबनान से हटना पड़ा था। इजराइल ने दक्षिण लेबनान से अपनी सेना वापस बुला ली थी, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष जारी रहा। लेबनान से तो सेना बुला ली इजराइल ने, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ क्या रहा, ये जो कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था वो मतलब जारी रहा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। अब 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के मध्य युद्ध होता है। युद्ध कैसे, मतलब युद्ध की शुरुआत जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दे। जो हिजबुल्लाह जो संगठन था, इसको हिजबुल्लाह संगठन को भी यूएसए के द्वारा, यूएन के द्वारा, और भी यूरोपीय जो यूनियन के देश थे, यूरोपीय यूनियन के देशों के द्वारा इसको आतंकी संगठन करार दिया गया। अब 2006 में क्या करते हैं, जो हिजबुल्लाह है ना, उसने इजराइल पर हमला कर दिया। लेबनान के दक्षिण में स्थित था ये संगठन, जो काफ़ी शक्तिशाली हो गया, और इसने क्या कर दिया, इजराइल सैनिकों का अपहरण कर लिया। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, क्योंकि ये लेबनान में ही थे, लेबनान में रहते थे दक्षिण में, और 33 दिनों का युद्ध शुरू हो गया। मतलब 33 दिनों तक युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम क्या हुए, 2006 में जो युद्ध था उसके परिणाम क्या हुए, इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की। क्योंकि इजराइल छोटा मोटा देश तो था नहीं, इन्होंने हल्के में ले लिया। क्योंकि इजराइल पहले जब छः अरब देशों के साथ युद्ध हुआ था, जब उसकी स्थापना हुई थी, तब भी वो विजयी हो गया था। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की, जिससे हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी शहरों पर रॉकेट दाग दिए। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ। इसके बाद में यूएन ने इस युद्ध में हस्तक्षेप किया। जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ था यूएन, उसने इसमें हस्तक्षेप किया। युद्ध समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1701 पास किया। इसके तहत दोनों पक्षों में युद्ध विराम किया गया। एक प्रस्ताव पारित किया गया, यूएन सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1701, और इसके तहत मतलब दोनों में समझौते हुए और इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान की बात की जाए तो जैसे जब से हमास पर जो हमले, हमास ने क्या किया था, इजराइल पर युद्ध हमले किए थे इजराइल पर, अक्टूबर 2023 की बात है। तब से हिजबुल्लाह है ना, वो हमास का समर्थन है। हमास वो भी चाहता है कि फिलिस्तीन का अस्तित्व ये भी नहीं चाहता। तो इधर दक्षिण में इजराइल लड़ रहा था हमास के साथ, और हिजबुल्लाह था जो उत्तर में बीच बीच में मतलब हमले किए जा रहा था इजराइल के ऊपर। अभी वर्तमान कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अभी जो 22 सितंबर 23 सितंबर रोज़ मतलब नए नए ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि ईरान ने कभी 300 रॉकेट एक साथ दाग दी, 400 दाग दी, कभी 400 लोग मर रहे हैं, कभी 500, बहुत सारे लोग मर रहे हैं लेबनान में। तो ये युद्ध की कंडीशन को जन्म दे दिया। ये वजह क्यों थी, चूंकि लेबनान ने हिजबुल्लाह की भूमिका, हिजबुल्लाह आज है ना, हिजबुल्लाह की अगर स्थिति की बात करें लेबनान में, तो वो आज है ना एक प्रमुख राजनीतिक के रूप में, मतलब वहाँ की जो संसद है ना, उसमें जैसे हमास ने फिलिस्तीन में जीता था ना, उसी तरीके से हिजबुल्लाह के लोग भी इसका समर्थन करते थे, और इसको संसद में जिता दिया गया। संसद में इसकी राजनीतिक स्थिति भी बनी हुई है, सैन्य शक्ति तो है, इसको समर्थन मिल जाता है ईरान से, इससे ईरान का समर्थन प्राप्त होता है, और यह लेबनान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इजराइल के साथ तनाव, हाल ही के वर्षों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बना हुआ है।
कि अभी जो 23 सितंबर का जो दिन था, जिसमें भी 400 मिसाइल इसराइल की तरफ से दागे गए थे, बहुत से लोग मारे गए थे। रोज़ आए दिन नई नई खबरें आ रही हैं। अगर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं तो ये भी जानेंगे अगर युद्ध होता है तो देशों पर क्या प्रभाव होता है, ये सभी भी हम पढ़ने वाले हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनी सशस्त्र गतिविधियां जारी रखी हैं और इजराइल भी लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह की गतिविधियों को, चूंकि इजराइल को अगर जिस तरीके से अरब देश चारों तरफ से घेर रखे हैं और बीच में जब इसके खुद के पड़ोस में जो फिलिस्तीन के जो गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन PLO और उत्तर के साइड में लेबनान हिजबुल्लाह, मतलब अगर अस्तित्व में रहना है इजराइल को तो उसको युद्ध करना ही होगा, ये उसकी मजबूरी मानो या जो भी। तो मतलब ये बराबर टक्कर दे रहा है इजराइल भी हिजबुल्लाह को, चूंकि उसकी गतिविधियां जारी है। अब इसकी ईरान की क्या भूमिका है, हम ये देखते हैं। इतनी देर से हमने जाना कि ईरान की क्या भूमिका है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इजराइल और ईरान के बीच में संघर्षों का 1979 से सही नहीं है। हिजबुल्लाह ईरान नहीं मानता, ईरान भी नहीं मानता, जो विभाजन हुआ था इसको नहीं मानता, इजराइल को नहीं मानता, इजराइल को वो मान्यता नहीं देता। हिजबुल्लाह के ईरान हिजबुल्लाह को मतलब जो वित्तीय सहायता मिलती है, जो हथियार मिलते हैं, सैन्य समर्थन प्राप्त होता है, वो कहाँ से मिलता है? ईरान से मिलता है। ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक प्रमुख हथियार के रूप में देखता है। ईरान इजराइल के बीच में शत्रुता इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव था उसका एक बड़ा हिस्सा हिजबुल्लाह को समर्थन देने और इजराइल के खिलाफ लड़ाइयों में शामिल होने के कारण है। मतलब ईरान है ना जो हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहा है और इजराइल के खिलाफ जो भी लड़ाई होती है उसमें ये शामिल हो जाता है ईरान। इसी की वजह से इनके बीच में ये जो तनाव है, शत्रुता है, वो बढ़ती जा रही है। और इसलिए क्या करता है हिजबुल्लाह और हमास को ईरान है जो समर्थन देता है, वित्तीय हो गया, सैन्य हो गया। इसके अलावा लेबनान की क्या स्थिति है? लेबनान की, चूंकि लेबनान एक संप्रभु राष्ट्र है, पहले PLO की वजह से वहाँ पे इजराइल ने हमला किया था। 1982 में युद्ध हुआ, PLO तो समाप्त कर दिया गया वहाँ से, लेकिन हिजबुल्लाह का जन्म हो गया। तो लेबनान की स्थिति क्या है? लेबनान के बारे में ये वहाँ की देखो सेना और ये वहाँ का फ्लैग हो गया, ये लेबनान के बारे में है। तो लेबनान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर हिजबुल्लाह को अपने देश का हिस्सा मान रखा है। मतलब वहाँ की जो सरकार है वो हिजबुल्लाह को अपना ही हिस्सा मानती है, लेकिन लेबनान के कई लोग हिजबुल्लाह को राजनयिक एवं सैन्य गतिविधियों, कुछ बहुत सारी वहाँ की पब्लिक है जो विरोध भी करते हैं और इसका हिस्सा सरकार इसको हिस्सा मानती है अपना आधिकारिक। जो हिजबुल्लाह है इन्हीं का एक आधिकारिक हिस्सा है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। आर्थिक संकट एवं हिजबुल्लाह, मतलब वहाँ पे जो इकोनॉमिक संकट, जो आर्थिक संकट अभी बने हुए हैं लेबनान में, उसमें हिजबुल्लाह की क्या रोल है? लेबनान में हाल ही के वर्षों में भारी आर्थिक संकट, वहीं देखे जाए तो राजनीतिक क्राइसिस भी बना हुआ है, इसमें हिजबुल्लाह का भी दबदबा एक कारण रहा है। बावजूद हिजबुल्लाह का बड़ा समर्थन आधार बना हुआ, खासकर शिया मुस्लिम समुदाय क्यों? क्योंकि वे शिया मुस्लिम समुदाय चाहते हैं यहूदियों से, मतलब इजराइल को ख़त्म करना, इजराइल में मान्यताएं नहीं देना चाहते इजराइल को, वे एक सिर्फ फिलिस्तीन को मान्य देता है, फिलिस्तीन को मानते। तो बहुत सारे मतलब कि आर्थिक संकट में हिजबुल्लाह की एक वजह होने के बाद भी वहाँ के जो लोग हैं, वो वहाँ के जो शिया मुस्लिम समुदाय है वो हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा समर्थक है। और अभी हाल की कंटेक्स्ट में वर्तमान स्थिति की बात कर ले, वर्तमान स्थिति में युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। कभी भी ऐसा लगता है कि कभी भी युद्ध की घोषणा हो सकती है, क्योंकि युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। रोज़ बड़े बड़े एक दिन के बाद एक दिन नए नए ठिकानों पर कभी पेजर अटैक होता है, कभी वॉकी टॉकी अटैक होता है। मतलब हिजबुल्लाह के जो भी मेन जो संगठन थे उनको टारगेट किया जा रहा है धीरे धीरे। तो ये सीमा पर तनाव बढ़ रहा है, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर तनाव, समय समय पर संघर्ष होता रहता है। इसराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो एवं ठिकानों पर हमले किए हैं। मतलब कि जो अभी हमने न्यूज़ में देखा होगा, जो पेजर क्या होते थे? पेजर वो होते थे जैसे फ़ोन टाइप का कुछ था, जिसमें केवल मैसेज आते थे। उसका नेटवर्क मतलब कि उसको फ़ोन को डिटेक्ट किया जा सकता था कि किस जगह से फ़ोन अभी एक्टिव है, लेकिन उन पेजर को मतलब पेजर को आप वो जो इजराइल था वो डिटेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए पेजर से हिजबुल्लाह के जो भी मैसेज होते थे इन संगठनों के वो आ जाते थे। लेकिन इजराइल ने इसके बारे में ब्रीफ में आप चैनल पे जाके दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि इजराइल ने कैसे टेक्निकल मदद से जो इनको हिजबुल्लाह को टारगेट किया, इसके बाद वॉकी टॉकी अटैक हुए वहाँ के। इसके बाद में जो सीरिया का गृह युद्ध हुआ था, हिजबुल्लाह सीरिया में भी सक्रिय था। सीरिया का जो युद्ध हुआ था उसमें वहाँ के जो राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया था, किसने? हिजबुल्लाह ने। सीरिया के युद्ध में भी इजराइल एवं हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ाया था, क्योंकि इजराइल सीरिया ने वहाँ पे ईरानी हिजबुल्लाह में उपस्थिति के लिए खतरा मानता था, क्योंकि
सीरिया में अगर हिजबुल्लाह की उपस्थिति होगी और ईरान की उपस्थिति होगी तो इजराइल के लिए ये खतरा होगा। ये कौन मानता है? ये मानता है इजराइल मानता है। ये जो गृह युद्ध हुआ था 2011 में हुआ था सीरिया के भी सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ था, जिसमें ईरान ने अपनी सैन्य उपस्थिति सीरिया में बढ़ाई थी, जिसके कारण क्या हो गया था, इजराइल ने अपने लिए खतरा माना था और हमले भी किए थे सीरिया युद्ध में। हिजबुल्लाह ने भी समर्थन किया था इसमें। तो ये भी एक रीज़न बन गया था कि जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में तनाव और भी ज़्यादा बढ़ गए। वर्तमान की बात करें तो हमले चल रहे हैं डे बाय डे, दिन प्रतिदिन युद्ध जैसे हालात बने। अगर ये युद्ध हो भी जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। इफेक्ट क्या होने वाला, अगर युद्ध हो जाए तो देश पे, हमारे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मिडिल ईस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ हमें देखने वाले हैं आगे। तो ये सब होगा तो इससे भविष्य में क्या चुनौतियां निकलने वाली हैं, भविष्य में क्या चुनौतियां होंगी अगर ऐसा चलता रहेगा। तो इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में जो संघर्ष है, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं देख रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ क्या कर रहे हैं, सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार है, मतलब युद्ध के लिए, आपस में मरने मारने के लिए तैयार, लेकिन कोई शांति बीच में, मतलब कोई समझौता हो जाए, ये सही हो जाए, इसका कोई भी समाधान नहीं देख रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार है। इजराइल ईरान तनाव, जो इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है, वो हिजबुल्लाह का उसमें शामिल होना इस संघर्ष को और भी पेचीदा कर देता है। इसमें हिजबुल्लाह का शामिल होना मतलब कि भविष्य की चुनौती बता रहा है कि एक तो पहले से ईरान और इजराइल का जो तो तनाव जो चल रहा था पहले, जब इसमें हिजबुल्लाह और शामिल हो जाता है तो ये और भी ज़्यादा पेचीदा, मतलब और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, और भी ज़्यादा पेचीदा बन जाता है। क्योंकि निष्कर्ष पे तौर पे हम क्या देख सकते हैं इन सभी स्थितियों से, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में संघर्ष आज भी जारी है, जिससे लेबनान की सरकार क्या और जनता के बीच में जटिल स्थिति में फंसी हुई है। लेबनान की सरकार है ना, वो चूँकि मान्यता भी देती है और वहाँ की जनता है ना, बहुत सी जनता मानती भी नहीं हिजबुल्लाह को, तो वो एक जटिल स्थिति में फंसी हुई है। हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ लड़ाइयों में ईरान का समर्थन इसे जटिल बनाता है, क्योंकि हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान का जो समर्थन है था, क्योंकि इजराइल का समर्थन कौन करता है, ईरान, और ये भी एक जो ये संघर्ष हो रहा है इसको जटिल बनाता जा रहा है इसका। क्योंकि अब हम पढ़ेंगे कि ये सब जो चल रहा है हमास के बीच में, इजराइल के बीच में, और फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में ये जो सारे कन्फ्लिक्ट हैं, इनको लेके अमेरिका का क्या स्टैंड है, भारत का क्या स्टैंड है, और इजराइल जैसे देशों का क्या स्टैंड है, तो हम जानते हैं कि हम ये अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि ये जो वर्तमान में जो चल रहा है इजराइल हमास के बीच में, इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में, तो इसमें पहला देखते हैं हम अमेरिका का क्या स्टैंड है। राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक हितों पर आधारित है ये जो इनका संघर्ष। हमने पढ़ा है कि तीनों राजनीतिक रूप से भी, रणनीतिक, आर्थिक हितों के आधार। अब अमेरिका का क्या स्टैंड है इसको लेके, अमेरिका का क्या स्टैंड है इसको लेके, तो ये हम देखते हैं। ये अमेरिका हो गया, ईरान, फिलिस्तीन, सॉरी इजराइल। तो चूंकि जो अमेरिका है ना, अमेरिका इजराइल का मतलब इजराइल का पक्का समर्थन है। पक्का मतलब कि अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है। वो इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है कौन, अमेरिका जो है इजराइल, और वित्तीय, सैन्य एवं राजनीतिक मदद करता है इजराइल की। इजराइल की सुरक्षा अमेरिका के लिए प्राथमिकता है। अगर इजराइल के कुछ भी होगा, मतलब इजराइल की जो भी वित्तीय सहायता करनी हो, सैन्य सहायता करनी हो, राजनीतिक मदद करनी हो, इसके लिए अमेरिका हमेशा तैयार रहता है। वह इसे मध्य पूर्व में अपने सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में चुनता है, देखता है किसको, इजराइल को। इजराइल मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका और इजराइल के मध्य बहुत अच्छे संबंध है। अगर कुछ भी कंडीशन होती है, कुछ भी वार वगैरह हो, कुछ भी जरूरत हो, वित्तीय, सैन्य, राजनीतिक मदद, तो अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ रहता है। वहीं हमास को लेके और हिजबुल्लाह को लेके अमेरिका का रुख क्या है, अमेरिका ने हमास एवं हिजबुल्लाह दोनों को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। वो इनको नहीं मानता, वो इनको आतंकी संगठन मानता है। इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं उसने कई बार, जैसे अमेरिका की नीतियों में इन संगठनों को कमज़ोर करने के लिए और इनके समर्थन, जैसे ईरान पर काफ़ी दबाव, आर्थिक जो कई प्रकार की आर्थिक जो वो लगाए गए हैं, रेसेशन, आर्थिक दबाव लगाए गए हैं। और जैसे ये दबाव जैसे ईरान के ऊपर भी लगाए गए हैं, ईरान को कम करने के लिए। अब ये दबाव क्या थे, किस प्रकार से, जैसे कि ईरान जो था, ईरान जो है उसका जो परमाणु कार्यक्रम था, परमाणु मतलब परमाणु जो बॉम्ब बनाने वाला था, वो इजराइल जो उस पर अमेरिका ने, इजराइल ने उस पर विरोध जाहिर किया था कि
ये जो परमाणु कार्यक्रम जो था इसराइल का, उसको लेके, क्योंकि एक समझौता भी हुआ था 2015 में जिसको बोलते हैं JCPOA, JCPOA जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये हुआ था इसराइल और अन्य वैश्विक देशों के मध्य, अन्य शक्तियों के मध्य परमाणु समझौता हुआ था। इसके मध्य इसराइल ने जो परमाणु कार्यक्रम था उसको सीमित किया था, क्योंकि इनको लगता था कि सबको जब अगर ईरान अगर परमाणु बम बना ले, परमाणु ऊर्जा का यूज कर लेगा, तो फिर इसराइल के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि इसराइल मतलब इसराइल का शत्रु देश है। तो इसलिए इनको कम करने के लिए, मतलब इसकी जो परमाणु कार्यक्रम है इसको आप बंद करो या सीमित करो, इसके लिए एक समझौता हुआ था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन 2015 में। और वहीं इसके बदले में वैश्विक जो दुनिया थी, मतलब और अन्य देश, इन्होंने जो आर्थिक प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगे हुए थे उनको कुछ कम किया था। लेकिन जैसे ही 2018, 3 साल बाद में 2018 ने ये सारे जो समझौता इससे बाहर निकल गया USA, अमेरिका, और ईरान पर वापसी से आर्थिक पुनः प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध वही थे कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम इजराइल के खिलाफ उसकी गतिविधियों के चलते अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन के कारण अमेरिका ने ईरान के साथ कड़ा रुख अपनाया। क्योंकि अमेरिका क्यों नाराज है, एक तो वो परमाणु कार्यक्रम चला रहा है ईरान, दूसरा इसराइल के साथ जो रवैया है ईरान का वो ठीक नहीं है इसकी वजह से, और तीसरा जो हिजबुल्लाह और हमास का जो समर्थन करता है इसकी वजह से USA ईरान के ऊपर कई सारे आर्थिक रेसेशन मतलब प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये अमेरिका का हो गया। अमेरिका का स्टैंड था कि इसराइल का समर्थन हिजबुल्लाह और हमास का आतंकवादी संगठन के रूप में, और वहीं ईरान जो उसका समर्थन करता था उस पर भी उसके ऊपर भी उसके प्रति बहुत कड़ा रुख अपनाया है अमेरिका ने। वहीं अगर भारत के स्टैंड की बात कर ले कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह को लेके, भारत का क्या राय है भारत की ईरान को लेके, तो एक संतुलित दृष्टिकोण को अपनाता है। भारत का जो रुख है ना, क्योंकि भारत हमेशा से शांति प्रिय रहा है, भारत का जो रुख था इस मुद्दे को संतुलित, मतलब इस मुद्दे पर भारत का रुख क्या है, संतुलित है। भारत इजराइल के साथ घनिष्ठ रक्षा एवं तकनीकी सहयोग भी रखता है। वहीं अगर फिलिस्तीन की बात करें तो उसको स्वतंत्रता का समर्थन भी देता है। मतलब कि भारत का स्टैंड इस तरीके से है कि वो जो इजराइल है ना उसके साथ आपके रणनीति टेक्निकल, जैसे इजराइल की और भारत की बात करें तो भारत और इजराइल की बात करें तो संतुलित मत का समर्थन, मतलब कि डायरेक्टली नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल के खिलाफ है ना भारत खिलाफ मत करने से बचता है, ना तो खिलाफ में ना पक्ष में। जब फिलिस्तीन और इजराइल की बात आती है तो वो हमेशा शांति स्थिरता वाले माइंडसेट को चुनता है कि मिडिल ईस्ट में क्या रहे, हमेशा शांति रहे, ऑलवेज सपोर्ट। वहीं इजराइल में जो भारत और इजराइल की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रेड, जो कूटनीतिक संबंध है भारत और इजराइल के बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। 1992 में स्थापित हुए थे भारत और इजराइल के बीच में समझौते, मतलब ये संबंध जो थे कूटनीतिक। बाद में रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में खुफिया जानकारियाँ, जैसे रक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ड्रोन, मिसाइल्स, ऐसे सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटीज़ के सिस्टम में इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे। और चूंकि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए भी दोनों देश बराबर तैयार रहते। वहीं फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन के साथ भारत पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थक रहा है, पारंपरिक मतलब परंपरा से। वह दोनों राज्यों का 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, 2 राज्य समाधान का पक्षधर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब दोनों जो फिलिस्तीन और इजराइल है ना शांतिपूर्ण तरीके से अपने समझौते करें, जो संघर्ष चल रहा है शांति मतलब मिलजुल के शांतिपूर्ण तरीके से समझौता कर ले, ना कि संघर्ष के द्वारा। ये था 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसका समर्थन करता है भारत इन दोनों के मध्य। और चूंकि जो भारत है ना फिलिस्तीन की मदद इस तरीके से भी करता है कि वहाँ के जो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में भारत बहुत ज़्यादा निवेश करता है, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका समर्थन इस डायरेक्शन में करता है, अगर इसके साथ भेदभाव वगैरह हो तो। वहीं अगर बात हो इजराइल की और फिलिस्तीन की तो भारत बचता है, मतलब भारत एक संतुलित रणनीति अपनाता है, वो किसी के पक्ष में भी नहीं रहता, हमेशा दोनों के मध्य शांति का समर्थन, किसी भी पक्ष का पक्षपाती नहीं होता है भारत जब दोनों की बात आए तो। ये इसके अलावा व्यापार की रणनीति की बात, भारत की बात करें तो भारत इजराइल से हथियार, तकनीक और टेक्नोलॉजी खरीदता है। वहीं ईरान के सामने देखा था कि ड्रोन हो गए, मिसाइल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड,
वहीं लेकिन साथ ही ईरान के साथ भी भारत की मजबूत व्यापारिक संबंध है, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल और ईरान के संघर्ष जो संबंध है इजराइल और ईरान के ठीक नहीं है, वहीं भारत के दोनों के साथ अच्छे हैं। इजराइल के साथ भी भारत तकनीकी हथियार खरीदता है, तो ईरान है उसके साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध मजबूती है, क्योंकि खासकर तेल का आयात में भारत ईरान से तेल का आयात करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। भारत की कोशिश रहती है कि वह मिडिल ईस्ट जो मध्य पूर्व के जो राज्य हैं इनमें किसी एक पक्ष को पूरी तरह न कर, मतलब एक तरफ न हो जाए, वो संतुलन को बनाए रखता है। तो ये भारत का स्टैंड था फिलिस्तीन को लेके, इजराइल ईरान को लेके और इसराइल को लेके, ये भारत का स्टैंड था, भारत की रणनीति थी। इसके अलावा जो ईरान का जो स्टैंड है, ईरान ईरान का स्टैंड क्या है, ईरान की हमने बात की तो ईरान क्या होता है, हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन है, हमेशा से इजराइल का कट्टर विरोधी हो गया। तो इसका स्टैंड है, तो इजराइल ईरान की जो नीति है इजराइल के खिलाफ होती है, वह इसको क्या मानता है, अवैध राज्य, इलीगल स्टेट मानता है, मतलब इसको मान्यताएं नहीं देता है इसको। ईरान हिजबुल्लाह और हमास को वित्तीय एवं सैन्य मदद देता है ताकि वे इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी कर सके। हमने पहले पढ़ा है कि हिजबुल्लाह जो हमास जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन जिसको यूएन ने भी इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया, इनकी सैन्य मदद करना, वित्तीय मदद करना, इनको नए नए तकनीकी के हथियार इनको प्रोवाइड कराना, ये ईरान करता है। किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल को क्या मानता हो, अवैध राज्य। वहीं फिलिस्तीन के बारे में देखें तो ईरान फिलिस्तीन को पूरी तरह से समर्थन देता है, क्योंकि उसका ये भी एक थीम भी है उसकी कि हम फिलिस्तीनियों के समर्थक है और अरब देशों के स्टैंड, मतलब अरब देशों के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल का ख़त्म करने की बात करता है, फिलिस्तीनी प्रतिरोधी समूहों को मजबूत करने में लगातार काम करता है। जैसे ईरान की बात करें तो जैसे हमास हो गया और हिजबुल्ला हो गया, इनको मतलब लगातार सपोर्ट कर रहा है वो, ताकि वो इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ते रहें और इजराइल को कमज़ोर करें, ताकि एक दिन जो अवैध राज्य मानता है इसको ख़त्म किया जा सके। अमेरिका के प्रति जो उसका जो ईरान का जो दृष्टिकोण है वो विरोध का दृष्टिकोण है। ईरान अमेरिका के साथ कभी भी तनावपूर्ण संबंध रहा, साथ भी मतलब उनके मध्य अमेरिका और ईरान के मध्य भी 2-4 का आंकड़ा जिसको होता है तनावपूर्ण संबंध है, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। ईरान और अमेरिका के बीच का यह टकराव इजराइल ईरान संघर्ष का काफ़ी बड़ा पहलू बन गया है, और इजराइल और ईरान संघर्ष का भी एक बड़ा पहलू माना जाता है। तो ये हमने स्टैंड जाना, तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के बीच में क्या बोले, कुछ तीनों का स्टैंड देखा हमने इन सबको लेके। ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ अन्य देशों का, तो इसको लेके अमेरिका इजराइल का प्रमुख समर्थक है, उसके सुरक्षा हितों के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब इजराइल के जो भी सुरक्षा है उसके लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। भारत ने क्या किया है, हमेशा संतुलन बनाए रखा है, इजराइल के साथ भी गहरे संबंध रखता है और फिलिस्तीन के साथ भी गहरे संबंध रखता है। वहीं अगर यहाँ पे एक बात और लेबनान की बात करें, लेबनान और हिजबुल्लाह से भारत के क्या संबंध है, क्योंकि लेबनान की जो है ना, भारत उसकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और इंटरनेशनल मंच पर जहाँ शांति स्थापित करने के प्रयासों की बात करता है भारत लेबनान के संदर्भ में। और अगर हिजबुल्लाह के साथ भारत की बात करें तो भारत उसको आतंकवादी संगठन का दर्जा नहीं देता कि वो आतंकवादी संगठन है, लेकिन अगर उसकी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उनका विरोध करता है। और इजराइल पर हमले की जब बात आती है तो भी वह उसकी आलोचना करता है हिजबुल्लाह की, लेकिन वो साफ शब्दों में इसको आतंकवादी संगठन का दर्जा नहीं देता हिजबुल्लाह को भारत। मतलब भारत एक संतुलित रणनीति अपनाता है। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान इजराइल का कट्टर विरोधी, अमेरिका का भी कट्टर विरोधी है, हिजबुल्लाह हमास के जरिए में इससे संघर्ष को और बढ़ावा देता है। मतलब कि हमने ये सारी बातें जानी कि कौन सा देश, उनका दृष्टिकोण क्या है, कौन किसका समर्थन में है। अब ये हुई सारी इनकी बात, क्योंकि अब जो स्थितियां बनी हुई हैं 2024 की बात, अभी सितंबर की बात चल रही है, तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगभग जो डे बाय डे वार बढ़ता जा रहा है, मतलब वार जैसी सिचुएशन, मतलब वार ही मानो एक तरीके से, लोग मर रहे हैं रोज 400-500 लोग। अभी जो 23 सितंबर को जो हमला था इजराइल की तरफ से लेबनान पर, ताकि क्योंकि मत तो ये दिया गया है कि ये सिर्फ जो हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया, लेकिन जो मिसाइल्स आती है उसमें काफ़ी सारे निर्दोष लोगों की जान जाती है, जिसमें 400 से 500 लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए, जिनमें 50 से 60 के बीच में बच्चे और महिलाएं भी बहुत सारी शामिल थी। तो इन सभी को देखते हुए अगर वार हो जाता है सच में, तो इससे दुनिया के ऊपर और भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत का स्टैंड क्या रहेगा। अगर वार होता है तो भारत क्या करता है और दुनिया क्या करती है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। अगर इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ तो दुनिया और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पूर्णतः युद्ध होता है तो इसका प्रभाव न केवल मध्य एशिया, मतलब उन देशों पर तो होएगा, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं
जो मिडिल ईस्ट, जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, जो इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, ये जो देश हैं, सीरिया हो गया, इराक, ईरान, इनके तो ऊपर तो इस चूंकि इनमें देश होगा तो इनके ऊपर तो हर तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सारे सोशल। और यह जो इसके अलावा यह देशों एवं क्षेत्रों, कई क्षेत्रों एवं देशों की रणनीति, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं सुरक्षा पर भी प्रभाव डाल सकता है। आइए इनको बिंदुवार तरीके से समझते हैं। बिंदुवार मतलब पहले हम क्षेत्रीय, मतलब इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ना, अगर युद्ध होता है तो क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा। क्षेत्र प्रभाव में पहले देखते हैं, अगर युद्ध हुआ, अगर ये युद्ध हो जाता है, अगर ये युद्ध होता है तो लेबनान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लेबनान पर प्रभाव पड़ेगा कि जो हिजबुल्लाह है ना, वो लेबनान का प्रमुख राजनीतिक और सैन्य संगठन है। लेबनान, हिजबुल्लाह लेबनान का प्रमुख राजनीतिक संगठन है, चूंकि वहाँ की सरकार इसको मान्यता दे रखी है, चूंकि इसकी कुछ सीटें भी हैं संसद में, और लोग भी शिया जो इस्लामिक लोग हैं वो इसका बहुत ज़्यादा संगठन भी करते हैं। अगर इसराइल एवं हिजबुल्लाह के बीच युद्ध होता है तो इस बीच सबसे बड़ा नुकसान लेबनान को होगा, क्योंकि लेबनान की आर्थिक तबाही, तो पहले से जो आर्थिक जो मंदी वहाँ पे बनी हुई है, आर्थिक मंदी की स्थिति में है, राजनीतिक अस्थिरताएं बनी हुई हैं, और बुनियादी ढांचे की बर्बादी होगी, जनसंख्या का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। 2000, जैसे 2006 का युद्ध हुआ था, जैसे 2006 में हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या का विस्थापन हुआ, बुनियादी ढांचे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नुकसान हो जाता है, तो ये लेबनान पर इफेक्ट पड़ेंगे। इसके अलावा सीरिया और लेबनान पर जो सीरिया और ईरान का हस्तक्षेप, वही जो हिजबुल्लाह की मदद करेंगे, हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है, वह सीरिया में भी सक्रिय है, ईरान सीरिया में भी सक्रिय है। इसलिए युद्ध के दौरान सीरिया और इजराइल, सीरिया और जो ईरान है वो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की मदद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भी ज़्यादा व्यापक हो जाएगा, लेबनान के लिए और भी ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। और चूँकि लेबनान में जो जेरूशलम है, वहाँ पे इनका धार्मिक स्थल है, मतलब सियाओं के भी और यहूदियों के भी धार्मिक स्थल, इसको लेके भी वहाँ पे संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो युद्ध है वो सिया सुन्नी तनाव को बढ़ा सकता है। सिया सुन्नी तनाव का मतलब, चूंकि जो हिजबुल्लाह हो गए, जो लेबनान हो गए, वो हो गए सिया, जो यहूदी सुन्नी, तो इसको तनाव को और ज़्यादा बढ़ा देगा ये जो युद्ध हुआ। तो सऊदी अरब जैसे देश, ईरान के बीच चल रही क्षेत्रीय जो प्रतिस्पर्धा को प्रभावित होती है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक सिया संगठन है और ईरान का समर्थन है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी शक्तियों का समर्थन भी करता है। मतलब मुसलमानों में भी, सिया और सुन्नी मुसलमानों में भी एक अलग ही तरीके का संघर्ष, जो कि सऊदी अरब और ईरान के मध्य स्टार्ट हो सकता है अगर युद्ध होता है तो लेबनान की वजह से। अब विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। विश्व के ऊपर पहला पड़ने वाला है, जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि तेल की आयात के लिए जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये महत्वपूर्ण देश है तेल के आयात करने के लिए। तो अगर युद्ध होता है तो जो मध्य पूर्व होता है वैश्विक तेल की आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है। अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में अगर युद्ध होता है तो ईरान और सऊदी अरब के साथ भी तनाव बढ़ सकता है, किसका, इजराइल का और देशों का। इससे तेल की आपूर्ति तेल की आपूर्ति प्रभावित होगी, और जिससे वैश्विक तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इससे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं मिडिल ईस्ट में, और तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इससे क्या होगा, इससे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा संकट होगा विश्व पर, वो होगा शरणार्थियों का संकट। क्योंकि युद्ध होता है तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए विस्थापित कर देते हैं, अपने देश को छोड़ देते हैं, अपने शहर। तो अब ये जो शरणार्थी जाएंगे कहाँ, तो लेबनान व सीरिया में बड़ी संख्या में लोग युद्ध के कारण विस्थापित हो सकते हैं। सीरिया से जाएंगे, लेबनान से अगर युद्ध होता है तो इससे यूरोप एवं अन्य पड़ोसी देशों में जो शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिससे मानवतावाद पर संकट पैदा हो जाएगा, मतलब मानवतावादी संकट पैदा हो जाएगा। तीसरा जो संकट जो होगा अगर युद्ध होता है तो रूस एवं अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस सपोर्टिव करेगा, जैसे इजराइल को, वहीं जो अरब देश हो गए, लेबनान जैसे, इनको सपोर्ट करेगा रूस। एक तो पहले से इनके मध्य एक कोल्ड वार कंडीशन सिचुएशन एक नई तरीके से चल रही है, ये और बढ़ जाएगा अगर युद्ध होता है। तो अमेरिका और रूस की भागीदारी बढ़ सकती है। अमेरिका जो इजराइल का प्रमुख समर्थक है, जबकि रूस है जो हिजबुल्लाह के सहयोगी सीरिया एवं ईरान का समर्थक करता है। इससे यह युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड वार तक की कंडीशंस को ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका आ जाएगा और रूस की भागीदारी बढ़ जाएगी। और जबकि रूस तो हिजबुल्लाह को सहयोग करेगा, सीरिया को, ईरान को, ये एक साइड हो जाएंगे। उसके अलावा अमेरिका आ जाएगा इजराइल की साइड। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का भी रूप ले सकता है अगर ये युद्ध होता है तो। वर्ल्ड वार मतलब जो थर्ड वर्ल्ड वार की ओर भी
ये अगर बढ़ सकता है मतलब आगे। अब हम जानते हैं भारत की क्या, अगर युद्ध होता है इजराइल और जो हिजबुल्ला है, जो लेबनान है, अगर इनके मध्य युद्ध की कंडीशन होती है तो भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि भारत बचता है, भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और जब भी हमेशा हर तरीके से ये चाहता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, मिडिल ईस्ट में शांति व्यवस्था बने और शांति व्यवस्था से इनके बीच में समझौता हो जाए। तो अगर युद्ध होता है तो फिर भी अगर युद्ध होता है तो भारत में क्या होता है, मतलब भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो प्रभाव पड़ता है वो ही, चूंकि हमने देखा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध होता है तो तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तेल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा आयात करता है तेल का। तो भारत अपनी तेल की ज़रूरतों के लिए मुख्य रूप से मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, भारत की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, विकास दर भी, मतलब जो ग्रोथ है भारत की वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहला जो है कि अगर युद्ध होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था में पहले तेल की कीमतों में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, भारत की अर्थव्यवस्था में विकास पर प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा, राजनयिक संतुलन। चूंकि राजनयिक संतुलन ये भारत के लिए एक डायलेमा बन जाएगा, एक दुविधा का कारण बन सकता है कि अगर युद्ध होता है तो भारत इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध है, क्योंकि इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है और ईरान के साथ भी। तो अगर ऐसे में यदि युद्ध होता है तो भारत जो कूटनीतिक रूप से संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण, मतलब एक कठिन कार्य हो जाएगा कि अगर युद्ध होता है तो वो ईरान का सपोर्ट करे या फिर इजराइल का, क्योंकि वो हमें अभी ये चाहता है भारत हमेशा कि शांति प्रिय रहे, शांति से समझौता हो जाए। तो अगर ऐसा युद्ध होता है तो भारत के बीच में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी, दोनों के बीच में संतुलन बनाने की। दो, और जो तीसरा होगा, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट जो देश हैं इनमें भारत के तकरीबन 9 से 10 लाख लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे काम करते हैं, मतलब जो अपने परिवार के इकलौते होंगे, जो अपने काम के मकसद से इन देशों में रहते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में पैसे भी भेजते हैं। ये जो NRIs हैं, ये लाखों भारतीय मध्य पूर्व में काम करते हैं, खासकर सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, इन देशों में अगर युद्ध बड़ा होता है तो भारत अपने नागरिकों को वापस लाने की योजना बनानी पड़ सकती है, जिससे श्रमिकों का पलायन एवं विदेशी मुद्रा में कमी आ सकती है। विदेशी मुद्रा में चूंकि एक तो उनको प्रवासियों को लाना सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी एक बार युद्ध आ जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में है। इसके अलावा और जो श्रमिक है ना वो पलायन करेंगे, और जो अभी जो GDP में एक इनका बहुत अच्छा योगदान होता है NRIs का, ये बहुत अच्छी मात्रा में विदेशों से पैसा भेजते हैं, तो वो बहुत कम हो जाएंगे। तो भारत पे मेनली 3 इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो तेल की कीमतों पे जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने, वहीं भारत की कूटनीतिक संतुलन में चुनौती उत्पन्न होगी। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों के लिए उसकी समस्या हो जाएगी कि कैसे उनको लेकर आया जाएगा, और उनके द्वारा जो भेजा जाता है विदेशी मुद्रा, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उनकी तरह से जो इफेक्ट पड़ने वाला है, जो ये प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अन्य देशों पर अगर युद्ध होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, एक नज़र इन पे भी डाल ले थोड़ा। यूरोप पर अगर युद्ध होता है तो यूरोप के कारण वहाँ शरणार्थी संकट हो जाएगी, जो कि सीरिया और लेबनान के लोग चले जाएंगे यूरोप में बहुत ज़्यादा मात्रा में, और आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी, जो कि आतंकवादी गतिविधियों, इसके साथ सीधा असर यूरोप पर पड़ेगा। यूरोप में शरणार्थियों की बढ़ती संख्या वहाँ की रणनीतिक स्थिति, चूंकि राजनीतिक स्थिति एवं संसाधनों के दबाव बढ़ा सकती है। बहुत ज़्यादा लोगों का विस्थापन होगा, यूरोप में शरणार्थी जाएंगे तो वहाँ की जो राजनीतिक कंडीशंस पर, संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगी, यूरोप पर प्रभाव था। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को इजराइल का समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि चूंकि इजराइल के साथ अगर युद्ध होगा और इधर सारे देश हो जाएंगे तो अमेरिका को आना पड़ेगा। अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप को मजबूर हो जाएगा सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए। तो इससे अमेरिका सेना को मध्य पूर्व में अधिक संघर्ष में शामिल होना पड़ सकता है। मतलब अमेरिकी सेना अगर इधर आके अपने सैन्य हस्तक्षेप करती है तो क्या होगा, तो मध्य पूर्व में जो संघर्ष है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, रशिया की एंट्री हो जाएगी, ये युद्ध वर्ल्ड वार की तरफ ले जाएगा, मुख मोड़ लेगा एक तरह से। वहीं ईरान के ऊपर देखें तो ईरान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो ईरान है, ईरान का हिजबुल्ला के साथ सीधा संबंध है। युद्ध होता है तो अगर हिजबुल्ला पर हमला होता है तो ईरान इसमें शामिल हो जाएगा, और ईरान और इजराइल के बीच तनाव पहले से बढ़ा हुआ और बढ़ जाएगा, और यह युद्ध एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष बन जाएगा। मतलब कि ये तार जुड़े हुए हैं। अगर इजराइल के साथ ज़्यादा होता है तो इजराइल के साथ अमेरिका आ जाएगा, और हिजबुल्ला पर अगर हमला होता है तो उसके साथ ईरान आ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार की सिचुएशन बन सकती है, एक तीसरे विश्व युद्ध की सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि कभी ऐसा होगा नहीं कि इजराइल को छोड़ देगा अमेरिका अकेला, ऐसा होगा नहीं। और अगर
हिजबुल्ला पर हमला होता है इजराइल का, तो उसके सपोर्ट में ईरान आ जाएंगे और भी अरब देश आ जाएंगे। तो ये एक वर्ल्ड वार की सिचुएशन बन सकती है, और भारत के लिए मुसीबत हो जाएगी कि वो कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि उसके इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है, ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है, और चूंकि अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, तो भारत की भी पड़ेगा। इसके अलावा जो अगर युद्ध होता है तो आतंकवादी सुरक्षा पर, कि आतंक युद्ध होता है तो आतंकवादी गतिविधियां में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इजराइल एवं हिजबुल्ला युद्ध का प्रभाव अन्य आतंकी संगठनों पर भी पड़ेगा, जैसे कि इस क्षेत्र में इस्लामिक जो जिहाद के नाम पर अल कायदा जो समूह है, अन्य समूहों में इस स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। वहीं वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की बात करें तो हिजबुल्ला को भारी नुकसान होता है, तो इसका प्रतिशोध लेने के लिए इजराइल या उसके सहयोगियों पर वैश्विक आतंकवाद भी हमले कर सकते हैं, जैसे ISI। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के खतरे बढ़ जाएंगे, मतलब आतंकवाद बढ़ जाएगा। तो ये 5 रीजन देखे हमने, एक वैश्विक, मतलब उस क्षेत्र पर जहाँ युद्ध होगा, मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ देश देखे स्पेशल उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आतंकवाद और ये जो सुरक्षा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला, सुरक्षा के खतरे बढ़ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब हम हमारे जो भी टॉपिक थे उसको निष्कर्षतः हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इजराइल, निष्कर्ष के रूप में, कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में यदि युद्ध होता है तो यह न केवल मध्य पूर्व को अस्थिर करेगा, मतलब मिडिल ईस्ट को अस्थिर मतलब अनस्टेबल करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा पर भी व्यापक प्रभाव डालेगा। तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, प्रवासियों की, शरणार्थियों का संकट होगा, वैश्विक आतंकवादियों के बढ़ने के खतरे होंगे, जो कि, और कहीं ना कहीं अगर युद्ध होता है तो ये वो ही मानव त्रासदी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाना, क्योंकि ये बड़े युद्ध की तरफ तब्दील हो सकता है, एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ तब्दील हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो यही रहे कि इन दोनों जो देश हैं, जो हिजबुल्ला है, जो इजराइल है, इनके मध्य शांति प्रिय संघर्ष हो जाए, क्योंकि भारत तो ऐसे शांति प्रिय रहा है हमेशा। जैसे भारत की चुनौतियाँ कुछ कम रहे, देश की आर्थिक स्थिति, विश्व की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक रहे, तो क्योंकि इनके बीच में जो जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता जा रहा है, ऐसे स्थिति संघर्ष में गंभीर होती जा रही। तो ये आज, तो ये था हमारे हमारे सभी क्वेश्चनों के आज के जवाब। चूँकि हम देखते हैं हमने बहुत डीपली पढ़ा, बहुत कुछ जाना एक एक टॉपिक के बारे में। शायद उम्मीद है कि कोई भी क्यूरी आज रही नहीं होगी। अगर कोई भी क्यूरी अगर हो, कुछ बात समझ नहीं आई हो, तो आप पीछे जाके अगर पीछे करके दोबारा से देखोगे तो अच्छे समझ में आएगी। क्योंकि हम देखते हैं फिलिस्तीन में इजराइल के उदय कैसे हुआ, ये हमने किया। इजराइल के मध्य संघर्ष, दोनों के मध्य संघर्ष के रीजंस क्या थे ये पढ़ा। हमास और उसकी भूमिका भी हमने पढ़ ली। हिजबुल्ला क्या था ये पढ़ लिया हमने। इजराइल और लेबनान हिजबुल्ला से संघर्ष ये भी हमने किया। वर्तमान के कॉन्ट्रैक्ट में स्थिति क्या है, भारत और अमेरिका का दृष्टिकोण क्या रहा, और अगर युद्ध होता है तो भारत पर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे डायमेंशन हमने पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि जो आज का जो सेशन रहा है वो बहुत ही, उसको आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। कोई भी क्यूरी अब इजराइल से रिलेटेड, हमास, हिजबुल्ला से लेकर कोई भी ऐसी क्यूरी रही नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कंसेप्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंसेप्ट बिल्ड हो सके, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और भी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ ऐसे ही। और अगर युद्ध होता है तो अगर इस पर जो अपडेट आएंगे उस पर और अपडेट वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर करना।